जैसे जैसे यूपी के चुनाव करीब आ रहे हैं, राज्य की राजनीति गर्माती जा रही है। रिसेंटली बहुचर्चित रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मिस्टर अमिताभ ठाकुर ने ये अनाउंस किया है कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मिस्टर ठाकुर हिमसेल्फ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं मिस्टर ठाकुर से। मिस्टर अमिताभ ठाकुर, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को इस प्रदेश की बागडोर दी गई थी न्याय करने के लिए, समरूप कार्रवाई करने के लिए, विधि का शासन स्थापित करने के लिए, उचित कार्रवाइयां करने के लिए और विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए। इसके विपरीत उन्होंने 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश के शासक के रूप में कहिए, मुख्यमंत्री के रूप में कहिए, जिस रूप में उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत एजेंडा को फुलफिल किया, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम बातें थी उनको भी दरकिनार करके एक वन मैन रूल के रूप में उन्होंने काम किया। और उस वन मैन जो रूल था उसका उद्देश्य मात्र डिविजनरी एक्शंस करना, बायस्ड एक्शंस करना, प्रेजुडिस्ड एक्शंस करना, अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स के अनुसार काम करना, बेगुनाह लोगों को अनावश्यक फंसवाना, एक तरह का पुलिस राज स्थापित करना, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का भारी दुरुपयोग करना, अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करना, लोकतंत्र में विश्वास करने की जगह जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनके चुनाव को हैम्पर करना, उनके घर को बुलडोज कराना। उसके अलावा करप्शन के मामलों में भी केवल कॉस्मेटिक एक्शंस करना और जो लोग फेवरेट हैं उनकी शिकायतों को पूरी तरह दरकिनार करना। इस तरह की तमाम ऐसी बातें हुई जिनको अलोकतांत्रिक कहा जाएगा, विभेदकारी कहा जाएगा और इन सब बातों को एक प्रकार से उन्होंने पर्सनल एजेंडा के रूप में किया। इसी के विरोध में, इसी के सम्मुख मैंने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने का यह निर्णय लिया है। अगर देखा जाए तो आपके कैरियर का एक बड़ा जो पीरियड है जो इफेक्ट हुआ वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ, तो आपने ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि अखिलेश यादव के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ें? देखा जाए, अगर आपने बिल्कुल वाजिब बात कही, तो मुलायम सिंह जी के समय जो हुआ तो और पिछले बार भी जो 2006-07 में भी मुलायम सिंह जी के समय मुझे दिक्कतें हुई। जब जसराना कांड हुआ 2015 में भी मुलायम सिंह जी से दिक्कत हुई, यद्यपि उस समय मुझ पर एक्शंस भी हुए। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि खुद अखिलेश यादव पहले तो वो कुछ नहीं थे जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे उस समय भी उन्होंने पर्सनल लेवल पे ऐसे कोई काम नहीं किए जिसको मैं कहा जाए कि जिसको अगर मैंने वायलेंट कहा जाएगा, अग्रेसिव कहा जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे तमाम सीनियर अफसर्स ने, पुलिस अफसरों ने ये बताया कि कई बार जब उनको और लोगों ने, उनके पुलिस के अफसरों ने, प्रशासनिक अफसरों ने दबाव डाला कि अमिताभ ठाकुर को मार डाला जाए, मार डालने से मतलब है कि इनको फर्जी मुकदमे कर दिए जाए, इनको परेशान किया जाए, ऐसे मामलों में भी उन्होंने जब किसी से पूछा और किसी ने बताया, एक एडीजी है उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा नहीं बनता है, तो अखिलेश यादव ने खुद कहा, ही फेल्ट रिलीव, उन्होंने कहा कि चलो बड़ा अच्छा है, मुकदमा नहीं बनता है। मतलब वेंजियंस उन्होंने कभी शो नहीं किया। मेरे सीआर का मामला हो, मेरे खिलाफ पर्सनल एक्शंस लेने का मामला हो, उन्होंने वेंजियंस के बिना सौम्यता के साथ किया। जाहिर सी बात है, जब उनके सीधे सीधे उनके पिता का मामला था और मैंने एफआईआर रजिस्टर कराया था, तो जो भी मेरे ख्याल से जो मान लीजिए और जो उनकी पार्टी का एक ये नेचर रहा था उसको लेके उन्होंने एक्शंस किए थे। लेकिन सौम्यता शिष्टता के साथ उनका कार्य व्यवहार रहा। इस बात को लेकर मैं आज भी मानता हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इसके विपरीत उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज लगातार दिखे, तभी उनके यहाँ जैसे उनकी पार्टी में तमाम चीजें हुई, लेकिन वो अनडिग्निफाइड काम नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होना एक बात है, योगी जी ने खुद हाईली अनडेमोक्रेटिक ढंग से पूरे कार्य को किया। सबसे बड़ी बात है, खुद इनकी पार्टी में, जहां तक मैं जानता हूं, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है,
इनके खुद 3/4 विधायक जो है इस बात से निरंतर रुष्ट रहे कि उनकी बातों की अवहेलना की गई, और सिर्फ चुनिंदा कुछ ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने कुछ फेवरेट्स बना लिए, वो उनके दाहिने वो उनके बाएं, कुछ पुलिस अफसर्स कुछ IAS अफसर्स, और उन्होंने लगातार लॉ को वायलेट करके अपने निजी खून रंजिश से तमाम IAS अफसरों पर जिनसे उनकी नाराजगी रही। एक IAS अफसर है हरिओम, इन्होंने एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया था। ही वाज अरेस्टेड इन 2007। तो हरिओम को लेकर इन्होंने तमाम प्रकार के वेंजेंसफुल एक्शंस किए। एक IPS अफसर है जसवीर सिंह, उन्होंने इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक्शन प्रपोज किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। जसवीर सिंह को पिछले 2.5 साल से ये सस्पेंड रखे हुए हैं ऑन अ वेरी फ्लिम्सी ग्राउंड। तो जो अफसर, जो आदमी, जो नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद भी लार्ज हार्टेड होके इवेंट एक्शन न करके बायस्ड एक्शन कर रहे हूं, उनके खिलाफ विरोध करना मैं अपना दायित्व समझता हूं, और इसीलिए मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे, या अगर आपको कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से टिकट मिलता है या किसी और पार्टी से टिकट मिलता है तो आप उस पार्टी पे लड़ेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट, आज के समय तो इंडिपेंडेंट ही हूं, मैंने किसी पार्टी से पूछ के नहीं अपना अनाउंस किया है। यद्यपि मैंने देखा है कि एक दो पार्टियों ने, जैसे कि यहाँ एक पीस पार्टी है जो पूर्वांचल में है, उसके पहले विधायक वगैरह भी रहे हुए हैं कई सारे, मैंने देखा उन्होंने ये अनाउंस किया है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि यदि मैं निर्दलीय लड़ूं तो वो मेरा समर्थन, निःशर्त समर्थन करेंगे। ऐसे ही हो सकता है और भी लोग समर्थन करें। उन सारे लोगों का, जैसे इस पार्टी का जो भी साहब मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं उसका अपना सौभाग्य समझूंगा। उसी प्रकार से मान लीजिए जो बड़ी पार्टियां आपने नाम ली है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, यदि उनको लगता है कि मैं अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे जो बुनियादी, जो पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था, जो मेरे बुनियादी जो असूल हैं, जो मेरे बुनियादी सिद्धांत हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को लेके जो मेरा लगाव है, स्वच्छ शासन प्रशासन को जो मेरा लेके लगाव है, यदि उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मैं कहीं रहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई पार्टी टिकट देती है तब भी, कोई बाहर से सपोर्ट करते हैं तब भी मैं उनका स्वागत करूंगा और हृदय से आभार प्रकट करूंगा। अगर आपने जैसा बताया कि अखिलेश यादव ने कभी आपके खिलाफ कोई वेंजेंस में या ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे आप उन्हें क्रिटिसाइज करें या आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो, तो अगर आप जानते हैं कि अगर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी से तो ये निश्चित है कि अखिलेश यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। बीजेपी का नहीं पता, क्योंकि आप जान रहे हैं रिपोर्ट्स आ रही हैं कहीं योगी जी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और बीजेपी हमेशा सीएम चेंज भी कर देती है, जैसे आपने देखा भी होगा नॉर्थ ईस्ट में हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश जी ही होंगे। तो अगर अखिलेश जी आपको या समाजवादी पार्टी आपको कहती है कि ठीक है जो हुआ पास्ट में वो हुआ, रहने दीजिए और हमारे से टिकट लेके लड़िए, तो क्या आप उस चीज से राजी हो जाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि जैसा मैंने कहा, देखिए, मेरी किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से एज सच, जब तक वो विचारधारा एंटी ह्यूमन न हो, और समाजवादी पार्टी की विचारधारा कोई एंटी ह्यूमन विचारधारा नहीं है, वो अपने आप में एक पुख्ता विचारधारा है। तो उस विचारधारा के जो 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 बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ नेता है, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो या कोई भी पार्टी यदि मुझे उस लायक समझती है, यदि वो समझती है, तो मैं निश्चित रूप से उनसे चुनाव लड़ूंगा। यह जरूर है, मेरी अपनी सीमाएं हैं। सीमाओं में एक सीमा यह है कि मैं मांगते फिर नहीं फिर पाता। यदि मेरा सम्मान रहता है, वहां पर मेरी अपनी बात आ जाती है, और यदि और मैं दूसरों का सम्मान करना बखूबी जानता हूँ। यदि मुझे ऐसा ऑफर मिलता है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा और निश्चित स्वीकार करूंगा। मेरे आपसे लास्ट के 2-3 सवाल। पहला, अब तो आप पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, आपको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। आपने सारे कार्यकाल देखे हैं, बीएसपी के भी, सपा के भी और बीजेपी के। किस पार्टी के अंदर यूपी का सबसे अच्छा उद्धार या गोल्डन पीरियड रहा? देखा जाए, मुझे लगता है कि अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, और ईमानदारी से जिस चीफ मिनिस्टर ने मुझे सबसे अधिक व्यक्तिगत रूप में आकर्षित किया था अपने कार्य से, वो मेरे लिए हमेशा कल्याण सिंह थे।
क्योंकि उन्होंने पर्सनल लेवल पे बहुत ही अच्छा काम किया था, ऐसा मेरा मानना है। और एक ऐसा लगता था, मैसेज जाता था कि देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट चीफ मिनिस्टर। ये मैं 2000 की बात बता रहा हूँ। वह अभी तब बताते हैं जबकि वो फर्स्ट टर्म के चीफ मिनिस्टर के बराबर नहीं थे। फर्स्ट टर्म कल्याण सिंह थे, वो शायद और भी कई गुना बेहतर माने जाते थे। उसके अलावा अखिलेश यादव हमेशा, चूंकि उनको इंडिपेंडेंट, मुझे लगता है कि वो 3 साढ़े 3 साल तक तो इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर पाए। वो हमेशा कई सारे लोगों से टॉर्मेंटेड भी रहे, बट एक डिग्निफाइड और विकास उन्मुख, डेवलपमेंट ओरिएंटेड उनका कार्यकाल रहा। तीसरे जो मुख्यमंत्री मुझे लगता है जो जो निरंतर एक भले मुख्यमंत्री का संदेश देते रहे, और काफी हद तक लोगों को लगा कि हाँ भाई एक सज्जन और भले मुख्यमंत्री है। मुझे राजनाथ सिंह भी हमेशा उस योग्य हमेशा लगे। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि 2022 में यूपी चुनाव है, अभी है 6 महीने 5 महीने हैं, बट आपको क्या लगता है किस पार्टी के चांसेस अच्छे हैं, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी के क्या चांसेस हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा अर्ली है, लेकिन इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि नाराजगी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको लेके पर्याप्त नाराजगी है। योगी जी को लेके भी बहुत अधिक नाराजगी है, ऐसा मुझे जो फीडबैक है। लेकिन अब मैं इस बात को भी मानता हूँ, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। मेरे कान और नाक कितने उतने ज्यादा, मैं कोई ये नहीं है कि मेरे हजारों और लाखों में मेरे पास फीडबैक हो। तो मेरी यह जानकारी है, बहुत संभव है। फिर दूसरी बात ये भी है, मैंने ये अनुभव किया है कि जो फीडबैक देने वाले होते हैं, कई बार मान लीजिए कि हमें अगर उनको लगे कि इसका फलां ये है, इंक्लिनेशन है, तो उसको उसी तरह का फीडबैक देते हैं। राइट। हो सकता है मुझे जो फीडबैक मिला हो उसका बायस्ड हो। तो इन सारी बातों को देख के मैं एक डेफिनेट ओपिनियन फॉर्मेशन की पोजीशन में नहीं हूँ। लगता तो है कि इनके प्रति नाराजगी है, लेकिन यह भी है कि फिर भी कई लोग कहते हैं कि चूंकि एक बड़ी पार्टी है, स्ट्रांग पार्टी है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के अभी जिस तरह से अखिलेश यादव निकले हैं, उनको लेके एक प्रकार से रोडिंग रिस्पॉन्स हो रहा है, उनकी भी बात सही लग रही है। तो यह दोनों, इतना मुझे जरूर लगता है कि यह दोनों प्रबल कंटेंडर इस समय दिख रहे हैं। और एक प्रकार से मुझे लग रहा है कि सपा भाजपा का ही ध्रुवीकरण किस्म का मुझे यह चुनाव व्यक्तिगत स्तर पर मेरा यह आकलन है कि वैसा दिखता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हालांकि ये स्टेट से जुड़ा नहीं है, ये नेशनल से जुड़ा है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं हर एक से पूछता हूं, इसलिए मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या ज्यादा जरूरी है, सेंट्रल विस्टा का बनना, राम मंदिर मस्जिद का बनना, या इंडिया की इकोनॉमी को सुधारना और बेरोजगारों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना? जरूरी ज्यादा क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि आप भाजपा के या मोदी जी के कमिटेड नहीं है, या फिर आपकी मजबूरी नहीं है ये कहना कि सेंट्रल विस्टा बहुत जरूरी है, राम मंदिर बहुत जरूरी है, अगर आपकी मजबूरी है तो जाहिर सी बात है कि उसी को बनना जरूरी है, बाकी कोई चीज जरूरी नहीं है। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ। विस्टा और राम मंदिर जनास्था का प्रश्न है, जनता को बनाना चाहिए, सरकार के लिए। सरकार को अगर वास्तव में हम अगर गैर सांप्रदायिक देश में रहते हैं तो सरकार को तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं संविधान से ये खुला एक प्रकार से हस्तक्षेप है। वोट के चक्कर में, चूंकि हम लोग से मेरा मतलब यहाँ हिंदू से, मैं हिंदू हूँ जन्मना, तो हिंदू जो है ज्यादा संख्या में है। आपको लग रहा है कि हिंदू भाई साथ में है तो आप दूसरे लोग अपने आप बेमानी हो जा रहे हैं। तो आप एक पक्ष के लिए प्लेकेट कर रहे हैं, संविधान को दरकिनार कर रहे हैं जब आप हिंदू मंदिर बना रहे हैं। तो दूसरी ओर सेंट्रल विस्टा का तो कोई सिर पैर नहीं समझ पा रहा। कोई आदमी असुरक्षित इनमें दिख नहीं रहा है, जितनी भारी सुरक्षा में घूम रहे हैं, मुझे तो इनमें कोई भी किसी तरह से सुरक्षित नहीं दिख रहा। इनसे हम लोग जरूर असुरक्षित है इन लोगों से। तो मेरा तो ये मानना है कि ये दोनों तो कहीं से नहीं दिखता। गरीबी चूंकि इन्हें दिखती नहीं है, इन्हें बेरोजगारी दिखती नहीं है, इन्हें हमारा आपका और मैं और आप इस समय जो दो लोग हैं, हम लोग तो फिर भी अच्छे हैं। हम लोग अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के हैं। जो बेहद गरीब लोग हैं उनकी तरफ ये देखना नहीं चाहते, उनको दिखाना नहीं चाहते, उनकी जरूरतों को ये जरूरत नहीं मानते हैं। तो अब क्या जरूरी है आप भी जानते हैं, क्या जरूरी है हम भी जानते हैं। लेकिन चूंकि चकाचौंध का बेचने का जमाना है और पोलराइज करने का जमाना है, तो जो पोलराइज करने में और बेचने में लाभप्रद है
पोलराइज करने के लिए जरूरी है राम मंदिर, बेचने के लिए जरूरी है सेंट्रल विस्टा। तो हमको आपको भी यही मानना चाहिए कि वही जरूरी है। चलिए, इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू को खत्म करते हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको अभी से। प्रणाम। थैंक यू सो मच।